हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ नीलकंठ ITS राजू जहांगीर। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल जीवन अमूल्य DL या फिर NK ITI में। जी हाँ साथियों, आज हमारा यह वीडियो 5वां पार्ट होने वाला है DC जनरेटर का। यदि आपने अभी तक हमारे बाकी वीडियो नहीं देखा DC जनरेटर का, तो हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप DC जनरेटर का स्टेप बाय स्टेप 4 वीडियो आप देख सकते हो। आज हमारा ये वीडियो का पार्ट 5वां होने वाला है। इस पार्ट में हम DC जनरेटर का वर्गीकरण यानी DC जनरेटर का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। कितने तरह के होते हैं, किस किस नाम से जाने जाते हैं और किन का क्या भाग होता है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे हर एक वीडियो के साथ जुड़ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आइए साथियों, जानते हैं DC जनरेटर के वर्गीकरण के बारे में पूरे विस्तार से। पहला होता है यहाँ पर प्राइम मूवर के आधार। कौन सा होता है? प्राइम मूवर के आधार। प्राइम मूवर के आधार पर, प्राइम मूवर के आधार पर। और दूसरा होता है यहाँ पर उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। उत्तेजन प्रणाली के आधार पर DC जनरेटर को मुख्य 2 प्रकार से बांटा गया है। सर्वप्रथम प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा होता है उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। हम कह सकते हैं कि DC जनरेटर को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला होता है प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा होता है हमारे यहाँ पर उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। अब सर्वप्रथम बात कर लेते हैं प्राइम मूवर के आधार पर क्या होता है। प्राइम मूवर का मतलब होता है कि ऐसे जनरेटर जिन्हें किसी जल वाष्प या डीजल इंजन से उनकी सुविधा द्वारा उन्हें घुमाया जाता है, तो वो हमारा प्राइम मूवर कहलाता है। बात करते हैं जैसे कि पहला हो जाता है यहाँ पर जल टरबाइन। क्या होता? जल टरबाइन। और दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पर वाष्प टरबाइन। वाष्प टरबाइन। और तीसरा हो जाता है डीजल इंजन। क्या हो जाए? डीजल इंजन। अब बात करते हैं सर्वप्रथम जल टरबाइन के बारे में। जल टरबाइन का मतलब होता है कि ऐसे बांध होते हैं जहां से पानी ऊपर से गिरता है। ऊपर से जब पानी गिरता है, जब पहाड़ियों में होता है या कुछ ऐसे झरने होते हैं जब ऊपर से पानी गिरता है, उन पानी की मदद से जब नीचे कुछ ऐसी ब्लेड लगाई जाती है रोटेट करने के लिए, ड्रम के आकार पे कुछ ऐसी ब्लेड लगाई जाती है। उन ब्लेडों पे जो ऊपर से जो पानी गिरता है, गिरने के कारण वो ड्रम जैसा जो आकृति का बना हुआ जो टरबाइन होता है वो क्या घूमता है, यानी रोटेट करता है। रोटेट करने के कारण उसके शाफ्ट द्वारा वो एक आर्मेचर को संयोजित या फिर आर्मेचर को कपलिंग किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। टरबाइन के घूमने के कारण आर्मेचर की शाफ्ट घूमती है, उस कारण से उस जनरेटर को यार उस आर्मेचर को घुमाया जाता है, उसको हम कहते हैं जल टरबाइन। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर के बारे में, जल टरबाइन क्या होता है। सर्वप्रथम मैंने बात की है जल टरबाइन की। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के बारे में, वाष्प टरबाइन क्या होता है। वाष्प टरबाइन का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, बड़े बड़े जो टोंक कहते हैं या टैंक आप कहते हो, जिसमें पानी भरा जाता है, पानी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर उसे गर्म किया जाता है, उसमें एक भाप उत्पन्न होती है, उस भाप को एक एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने के बाद उस भाप को एक पाइप की मदद से ले जाया जाता है। जिस वक्त वहाँ पर जो ब्लेडों द्वारा जो ड्रम के आकार का लगाया जाता है उस पर उस भाप को निकाला जाता है, जिसके कारण से वो भाप क्या करती है, घूमती है। भाप निकालने के बाद जो हमारा टरबाइन लगा हुआ था वो घूमता, रोटेट करता है। रोटेट करने के कारण से वो आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर घूमने के इस प्रक्रिया को हम प्राइम मूवर कहा जाता है। अब बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में। डीजल इंजन क्या होता है।
जब किसी भी इंजन से हम किसी भी जनरेटर को घुमाते हैं वो हमारा डीजल इंजन कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। यहाँ पर हम किसी दूसरी चीज से घुमाते नहीं है, उसमें ही उत्पन्न होने वाला जो फ्लक्स होता है उसके द्वारा जब हम उस जनरेटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं उस प्रणाली को हम उत्तेजन प्रणाली कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तेजन प्रणाली को भी मुख्य दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया मैं पहले साथियों इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला हो जाता है यहाँ पर पृथक उत्तेजित जनरेटर या जनित्र। पृथक उत्तेजित जनित्र कौन सा होता है? पृथक उत्तेजित जनित्र, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कौन सा था? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। जो दूसरा होता है यहां पर होता है स्व उत्तेजित जनित्र। कौन सा होता है? स्व उत्तेजित जनित्र, जिससे हम कहते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। कौन सा कहते हैं? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पृथक उत्तेजित जनित्र क्या होता है। पृथक उत्तेजित जनित्र का मतलब होगा ऐसे जनरेटर जिनके फील्ड वाइंडिंग को किसी बाहरी डीसी स्रोत के माध्यम से जोड़ा जाता है, उन्हें हम पृथक उत्तेजित जनित्र या फिर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्व उत्तेजित जनित्र के बारे में। स्व उत्तेजित प्रणाली वे होती है जिसके द्वारा हम डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है उसी की सहायता से उसमें विद्युत धारा देते हैं फील्ड वाइंडिंग में, वो हमारा होता है स्व उत्तेजित प्रणाली। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, इनको विस्तार से आगे समझेंगे। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे स्व उत्तेजित प्रणाली को भी मुख्य तीन प्रकार में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। किसको? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को भी तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सर्वप्रथम होता है यहाँ पर सीरीज जनरेटर। कौन सा होता है? सीरीज जनित्र। सर्वप्रथम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को सीरीज जनरेटर में बांटा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो होता है वो होता है शंट जनरेटर। कौन सा होता है? शंट जनित्र। कौन सा होता है? शंट जनित्र, यानी शंट जनरेटर। और जो तीसरा होता है वो हमारे पास होता है यहाँ पर कंपाउंड। कौन सा होता है? कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनित्र। कौन सा होता है? कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर। सर्वप्रथम हमने बात की थी स्व उत्तेजित जनित्र सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को भी तीन भागों में बांटा गया। सीरीज जनरेटर, दूसरा होता है शंट जनरेटर और तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, उसके बाद जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। कंपाउंड जनरेटर को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारे यहाँ पे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कौन सा होता है? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। और जो हमारे यहाँ पर दूसरा होता है, दूसरा हम कहते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। कौन सा? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। कौन सा होता है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। सर्वप्रथम स्व उत्तेजित प्रणाली के आधार वाले
डीसी जनरेटर को 3 भागों में बांटा गया था, सीरीज, शंट और कंपाउंड। जो कंपाउंड जनरेटर है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर या जनितर, दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनितर। अब बात करते हैं शॉर्ट शंट जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है यहाँ पर हम यहाँ कह सकते हैं दोनों को 2-2 भागों में बांटा गया है, तो हम यहाँ पर इसी तरह से लिख सकते हैं दोनों क्या हुआ 2 भागों में बांटा गया है, इस तरह से। ठीक है, पहला होता है कम्युलेटिव। क्या होता है कम्युलेटिव, और दूसरा होता है डिफरेंशियल। लॉन्ग शंट तथा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, जबकि दूसरा होता है हमारा प्रयास में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब हम आगे की वीडियो में सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी हमने केवल डीसी जनरेटर का वर्गीकरण देखा है, किस तरह से डीसी जनरेटर को भागों में बांटा गया है और किस किस तरह से ये होता है। अब हम सर्वप्रथम जान लेते हैं यहाँ पर कि उत्तेजन प्रणाली के आधार पर डीसी जनरेटर को 2 भागों में बांटा गया है, पृथक उत्तेजित जनरेटर, स्व उत्तेजित जनरेटर। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं यहाँ पे, सर्वप्रथम हम जानने वाले यहाँ पर पृथक उत्तेजित जनरेटर क्या होता है। ठीक है, जो कि पहला नंबर है हमारे यहाँ पर उत्तेजित प्रणाली के आधार पर। अब जानते हैं कि पृथक उत्तेजित क्या होता है। माना कि यहाँ पर क्या हमारे एक आर्मेचर है, हमने पहले वाली वीडियो में आसानी से पढ़ रखे हैं। आर्मेचर के ऊपर एक कार्बन ब्रश होता है, जो आर्मेचर से जो निकलने वाला जो ईजी जो करंट होता है, विद्युत वाहक बल होता है, वो हमारा उसको हम किसी लोड से कनेक्ट करते हैं। किससे करते हैं? लोड से। ये हमने कर रखा है कि हमारे पास लोड है। ठीक है, अब इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स देना होता है। वो चुंबकीय फ्लक्स हम किसी भी वाइंडिंग से देते हैं। ठीक है, अब इस वाइंडिंग में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी समय इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा। जब इस फील्ड वाइंडिंग में जब हम विद्युत धारा देते हैं उस वक्त ही इसमें फ्लक्स यानी फाई उत्पन्न होता है। ये हमने पहले वाली वीडियो में देख रखा है। अब जब तक हम इससे किसी भी डीसी स्रोत से जोड़ेंगे नहीं, जब तक भी डीसी स्रोत से जोड़ते नहीं है तब तक इसमें कोई भी फ्लक्स यानी फाई उत्पन्न नहीं होगा। जब तक कोई फाई उत्पन्न नहीं होगा, जब तक इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, जब तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, जब तक ये जो आर्मेचर उसको भले कितना भी घुमाए कोई भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है उसमें सर्वप्रथम फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, उसमें फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए उसमें डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। आप डीसी स्रोत किसी बैटरी या फिर एसी को डीसी में चेंज करके भी आप उसे प्रदान कर सकते हो। अब हम कुछ 2 लाइनें लिख लेते हैं इसके अंदर। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए किसी बाहरी डीसी स्रोत या डीसी सप्लाई से फील्ड वाइंडिंग को
संयोजित किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट, एक लाइन ही थी, आप समझ चुके होंगे। अब दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या जिस डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को डीसी बाहर फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है, उसे संयोजित किया जाता है, उस जनरेटर को पृथक उत्तेजित जनरेटर कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, हमने सरल और आसानी तरीके से हमने देखा है, आप इसे नोट भी कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है कि स्वयं उत्तेजित जनरेटर। अब हम जानने वाले यहाँ पर दूसरे नंबर वाले के बारे में, जिसका नाम है स्वयं उत्तेजित जनरेटर। कौन सा होता है? स्वयं उत्तेजित जनरेटर। स्वयं उत्तेजित जनरेटर या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी डीसी स्रोत में या किसी भी आर्मेचर को जब लोड के साथ संयोजित करते हैं, ठीक है, इस तरफ से बना लेता हूं मैं आपको, ये हमारे पास लोड होता है, लोड को संयोजित करते हैं आर्मेचर के साथ, ठीक है, और जब हम इसी से फील्ड वाइंडिंग को संयोजित कर देते हैं, जब इस आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ होगा, उसी ईएमएफ को यदि हम फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे तो इस फील्ड वाइंडिंग से कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगी, उस फ्लक्स के कारण से इस ईएमएफ में कुछ विद्युत धारा या फिर कुछ ईएमएफ उत्पन्न होगा, इसी को हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। तो हम कुछ लाइनें इसमें भी लिख लेते हैं जो कि आपको समझने में आसानी होगी। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए किसी बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। उस जनरेटर को या उस जनरेटर को हम स्वयं उत्तेजित जनरेटर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हो जाता है इसके अंदर, इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए आर्मेचर से उत्पन्न हुआ
EMF से संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया है डीसी जनरेटर में से जो दूसरे नंबर का जो था हमारा स्वयं उत्तेजित जनरेटर या जनितर का पहला, उसको हमने कंप्लीट तरीके से समझ चुके हैं, जिसमें था हमारा सर्वप्रथम पृथक उत्तेजित जनितर और दूसरा था हमारे यहाँ पर स्वयं उत्तेजित जनितर। दोनों को हमने आसानी से तरीके से समझे हैं और आगे की हम वीडियो में बात करेंगे डीसी जनरेटर से जो सीरीज, शंट और कंपाउंड के बारे में विस्तार से। आप हमारे वीडियो के साथ सदैव बने रहिएगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, नीचे आपको मोबाइल नंबर दिया गया, आप मैसेज कर सकते हो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।